हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के एक मॉडल पेपर का सलूशन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए जो कि टारगेट बाय हिमांशु के नाम से है। वहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ है अवेलेबल करा दी जाती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज करने वाले हैं हम बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम का मॉडल पेपर। इसमें आपका प्रश्न नंबर पहला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की संरचना में धरातल में कौन सा मंडल 32 से 7 किलोमीटर के मध्य स्थित है? आपको बताना है। आप जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जो वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल, वो 5 परतों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको बताना है कि 32 से पृथ्वी के धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का कौन सा मंडल स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं आयन मंडल, ओजोन मंडल, बाह्य मंडल या फिर मध्य मंडल। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपको जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओजोन मंडल। पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत वायुमंडल के आवरण को वायु के आवरण को जो है वो वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया है। पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो इसमें जो आपका समताप मंडल है उसके अंतर्गत जो है वो ओजोन मंडल आता है और यही जो है वो पृथ्वी से लगभग 32 से 60 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मध्य एशिया में स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि मध्य एशिया में स्टेपी क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं वहाँ जो मानवीय आवास बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं युर्त, तिपी, इग्लू या फिर क्रॉल। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपको जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, युर्त। स्टेपी एक शीतोष्ण घास का मैदान है जो एशिया तथा यूरोप के क्षेत्रों में फैला है। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में कई कबीलाई समूह जो है वो रहते हैं, जैसे कि किर्गिज, कालमक, कज्जाक आदि जो है वो इस तरह के जो समूह हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। इनके द्वारा पशुओं की खालों से एक अस्थायी निवास बनाया जाता है जिसे कि युर्त कहते हैं। तो युर्त क्या है? युर्त जो है वो स्टेपी क्षेत्र में बनाए जाने वाले अस्थायी आवास हैं जो कि पशुओं की खाल से बनाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में मिशन इंद्रधनुष की योजना बनाई गई थी। आपको बताना है कि बच्चों के टीकाकरण से संबंधित जो मिशन इंद्रधनुष है उसकी शुरुआत भारत में कब की गई। वर्ष 2016 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2012 में या फिर 2010 में। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुल 12 प्रकार के टीके जो है वो दिए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि जब किसी देश की प्रधान मुद्रा जो है वो स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है
तब ऐसी मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से आपके हीनार्थ प्रबंधन, मुद्रा संकुचन, स्वर्णमान या फिर कर्व ट्रेडिंग। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्णमान। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा जो है वो स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है अथवा मुद्रा का जो मूल्य है वो सोने में मापा जाता है, तो इस मौद्रिक व्यवस्था को हम स्वर्णमान यानी गोल्ड स्टैंडर्ड के मान के नाम से जानते हैं। वर्तमान में ये मौद्रिक व्यवस्था किसी भी देश में प्रचलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस गवर्नर जनरल के काल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल के काल में जो है वो हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन है आपके सर जॉन मैकफसर, सर जॉन शोर, सर जॉर्ज बार्लो या फिर चार्ल्स मेटकॉफ। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर जो हैं वो भारत के गवर्नर जनरल थे। इनका जो कार्यकाल है वो 1793 से लेकर 1798 तक रहा। इन्होंने भारतीय राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति जो है वो अपनाई थी। हस्तक्षेप नीति का अर्थ ये होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय देसी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है ना? आपको बताना है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों के लिए जो मंत्रिपरिषद द्वारा जो सलाह दी जाती है, इस प्रकार से मंत्रिपरिषद का जो गठन का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 86 में, अनुच्छेद 97 में या फिर अनुच्छेद 65 में? बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74 में। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होती है। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष रहता है तथा इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो 2 वर्ष बाद जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक रहता है? तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा, आपके ऑप्शंस हैं पहले बता देती हूँ मैं आपको, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6 वर्ष। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन से आपके स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में या फिर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। रेड क्रॉस जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो विपदा तथा युद्ध के समय जो है वो मानव की सेवा करना है। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से 16 जून, 11 अक्टूबर, 29 अगस्त या फिर 23 जनवरी। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, जिनको हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष जो है वो इनके जन्म दिवस यानी 29 अगस्त के दिन जो है वो इनके सम्मान में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी में इन्होंने भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक भी दिलाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो 1861 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। ये एक महान कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इन्हें इनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की जो स्थापना है वो पश्चिम बंगाल में की गई थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत चीन के युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है आपके 1963 में, 1960 में, 1958 में या फिर 1965 में। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1963 में। भारत चीन जो युद्ध जो कि 1962 में हुआ था के बाद वर्ष 1963 में सशस्त्र सीमा बल को यानी कि एसएसबी को स्थापित किया गया। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल जो है वो भारत तथा नेपाल, भारत तथा भूटान की सीमा की जो है वो रक्षा के लिए तैनात किया गया है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? आपके ऑप्शन हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था या फिर बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था। तो बताइए आपका उत्तर क्या रहेगा? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था। इस युद्ध के बाद जो है वो शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय जो शेरशाह सूरी था, इसने मुगल बादशाह हुमायूं को 1540 में बिलग्राम युद्ध में पराजित किया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इसने दिल्ली पर लगभग 5 वर्ष तक यानी कि 1540 से लेकर 1545 तक जो है वो शासन किया। 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की? आपको बताना है कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक नई समिति की स्थापना की। ऑप्शन है आपके मद्रास अधिवेशन 1914, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917 या फिर दिल्ली अधिवेशन 1918। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां वार्षिक अधिवेशन जो कि 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया था, इसे लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ साथ आए और ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी साझा मांगे जो है वो रखने के लिए एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा यानी PIL लगाया जाता है तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए आपका उत्तर क्या रहेगा? आपके ऑप्शन है दीपक मिश्रा, नारायण सिंह, तीरथ सिंह ठाकुर या फिर PN भगवती। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
PN भगवती। जनहित याचिका जिसको आप PIL कहते हैं, इसकी जो अवधारणा है वो विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, है ना। उसकी ये जो अवधारणा है, इसका विकास जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसके बाद जो है वो भारत में इसकी शुरुआत जो है, उसका श्रेय जो है वो PN भगवती को दिया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश में प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? आपके ऑप्शन है कोलंबो श्रीलंका में, बीजिंग चीन में, दिल्ली भारत में, या फिर ढाका बांग्लादेश में। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजिंग में, जो कि चीन की राजधानी है, वहाँ प्रकाशित होने वाला पीपुल्स डेली जो है वो वहाँ प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। पीपुल्स डेली जो है वो चीन का एक प्रमुख सरकारी समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन बीजिंग से किया जाता है। इसी प्रकाशक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। इसकी जो प्रशासक है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? आपको बताना है कि भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आशा पूर्ण देवी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर भगवती देवी। तो बताइए आपका उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये एक महान शिक्षक थे और ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे थे। भारत रत्न जो है पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत जो है वो सन वर्ष 1954 में की गई थी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि प्रकाश पादुकोण जो है वो किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से, वाटर पोलो से, बैडमिंटन से, या फिर फुटबॉल से। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन से। प्रकाश पादुकोण का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा जो अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा जा चुका है। प्रकाश पादुकोण जो है वो बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 18 पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? आपको बताना है कि यूएनओ का कौन सा अंग है जो कि विश्व की पुलिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, या फिर सचिवालय। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो 15 होती है। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो शामिल है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण पूर्वी एशियाई संघों का संघ आसियान जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 8 अगस्त 1967 में, 12 सितंबर 1972 में, 31 जुलाई 1962 में, या फिर 18 अगस्त 1977 में। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ, जिसे कि हम आसियान के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 8 अगस्त 1967 में की गई थी। इसके में जो सदस्य देश हैं उनकी जो संख्या है वो 10 है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर हैं। इसका जो मुख्यालय है वो
इंडोनेशिया में स्थित है। जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? आपके ऑप्शन हैं कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या फिर भरतनाट्यम। बताइए आपका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोहिनीअट्टम। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी जो है वो शास्त्रीय नृत्य के मोहिनीअट्टम में जो है वो पारंगत है। मोहिनीअट्टम जो है वो एक केरल का प्रमुख नृत्य है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी और संत्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ट्रेन टू पाकिस्तान बुलियर एट सी के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है कि ट्रेन टू पाकिस्तान बुलियर एट सी के जो लेखक है वो कौन है? आपके ऑप्शन है नीरज सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष या फिर मोरारजी देसाई। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान बुलियरी एट सी जो है वो इस पुस्तक के जो लेखक है वो खुशवंत सिंह हैं। खुशवंत सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के समय की घटना का उल्लेख किया है और ये जो है वो हमारे भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस वर्ष की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य की विधानसभा द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो विधेयक 2021 है वो पारित किया गया। इस विधेयक को राज्य विधानसभा ने 3 सितंबर 2021 को पारित किया है। इस विधेयक के द्वारा राज्य में एक स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और इसके तहत राज्य में विद्यमान सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थानों को संबद्ध किया जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय में सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है? तो आपको बताना है कि भारत के कौन से मंत्रालय, भारतीय सरकार के कौन से मंत्रालय से सुजलाम परियोजना जो है वो अभियान जो है वो संबंधित है। ऑप्शन है आपके जल शक्ति मंत्रालय से, वन पर्यावरण मंत्रालय से, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय से या फिर सहकारिता मंत्रालय से। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय से। सुजलाम अभियान की शुरुआत जो है वो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संबंधित है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF बनाने से है। इस अभियान की जो शुरुआत है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में की गई है। यह 100 दिन का एक अभियान है जिससे 25 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपको बताना है कि जो पंजाबी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। सिंधी में, गुरमुखी में, देवनागरी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुरमुखी में। पंजाबी भाषा जो है वो गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरमुखी लिपि का विकास जो है वो सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव द्वारा किया गया था। अगले और लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? आपको बताना है कि भारत में जो पहला स्थापित परमाणु संयंत्र है वो कौन सा है। केटोनोम परमाणु संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र या फिर भाभा परमाणु संयंत्र। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका तारापुर परमाणु संयंत्र जो कि महाराष्ट्र में स्थित है।
भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र जो है इसकी स्थापना 1969 में अमेरिका के सहयोग से की गई थी। वर्तमान में भारत में 7 परमाणु संयंत्र हैं जो कि नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, केंगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु तथा कुंडलकुलम तमिलनाडु हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बीएड एग्ज़ाम की ही बात नहीं करें, कोई भी टेट एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रत्येक परीक्षा, कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चंस के आने की पूरी संभावना रहती है। तो आप इस हमारी क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। हमारे चैनल पे हम आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और जो डीएलएड के एग्ज़ाम जो कि अभी संचालित होने वाले हैं, उन सभी की पूरी तरीके से प्रिपरेशन करवाते हैं। ऑल सब्जेक्ट जो है वो हमारे चैनल पर पढ़ाए जाते हैं, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर 9 बजे वाली हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।